हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया और आज हम मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों को लेके। अभी आधे बच्चे पीछे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि भ्रमण और परिभ्रमण में अंतर क्या होता है। तो भ्रमण जो होता है वो किसी निश्चित जगह के लिए शॉर्ट टर्म होता है, डिसाइडेड नहीं होता है। लेकिन परिभ्रमण जो होता है इसकी पहले तो हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, मतलब एक ड्यूरेशन बांध देते हैं और किसी जगह पे मतलब उसके इर्द गिर्द हम उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए परिभ्रमण करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है भ्रमण और परिभ्रमण में, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी जाने और मैंने सबको बताया भी। और अभी हम राजगीर में हैं। राजगीर जो आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, मतलब अभी दिख नहीं रही हैं, आगे दिखेंगी। ये बेसिकली 5 पहाड़ियों से मिलकर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनमें कि आपने सुना होगा उदयगिरी, रत्नागिरी, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं सारे के सारे कुंड। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे कुंड हैं और ये सारे लगभग 22 कुंड हैं यहाँ पे। सरस्वती, अहिल्या, गणेश, गौरी, ऐसे करके टोटल 22 कुंड हैं। और यहाँ पर है राजगीर का फेमस ब्रह्म या सप्तकुंड, जिसके गर्म पानी का स्रोत वैभवगिरी पर्वत पे स्थित सप्तपर्णी जो गुफा है, वहाँ की पहाड़ी के दरारों से होती हुई भूतापीय ऊर्जा के कारण वो गर्म हो जाती है और लगभग इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ ही इसके पानी में सल्फर मिले होने के कारण ये बहुत ही स्किन के लिए अच्छा होता है। और ये यहाँ नीचे में ब्रह्म कुंड है। हम लोग जैसे कि यहाँ पे आए और आने के बाद हमने सप्तधारा कुंड, ब्रह्म कुंड, इन सब कुंड में स्नान किया और स्नान करके मैं मेरे बच्चों के साथ हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने, मतलब पूजा करने नहीं, मंदिर में घूमने, मंदिर देखने। और मैं यहाँ बच्चों के साथ चलते हुए उन्हें पर्यटन और यात्राओं की कितनी इंपॉर्टेंस होती है मानव के व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में, ये बताते हुए कैसे वो भारत की संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, भारत को कैसे सॉफ्ट पावर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, स्थानीय बाजार कैसे विकसित होते हैं। और इसके साथ ही प्राकृतिक और जैव विविधता का संरक्षण भी होता है और मनुष्य का मनोरंजन भी होता है। और नालंदा और गया तो बिहार के पर्यटन को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान देते हैं। और ये जो जगह है वो बौद्ध और जैन धर्म का मुख्य धार्मिक केंद्र भी है। हम चल रहे हैं राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप, जो कि रत्नगिरी पर्वत पे ये बना हुआ है। और यहाँ जाने के लिए रोपवेज भी हैं, लेकिन हम लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। और ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, जो कि शांति के प्रतीक के रूप में इसको बनाया गया था। ये किसी जापानी संगठन द्वारा इसको बनाया गया था। और ये रत्नगिरी पर्वत है, ये पूरा का पूरा जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इनमें से उदयगिरी, रत्नगिरी, वैभवगिरी और सोनगिरी, ये उन्हीं पहाड़ियों का हिस्सा है। ये मैं और ये मेरी प्रधानाध्यापिका मैम है और बच्चे आगे आगे चल रहे हैं। तो मुझे ये कहते हुए बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक समय ऐसा था कि मैं अपने विद्यालय के परिभ्रमण मतलब मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तौर पे मैं एक समय था कि मैं एक बच्चे के छात्र के रूप में आती थी, विद्यार्थी और मेरे साथ टीचर्स आते थे। और एक समय आज है कि मैं खुद एज अ टीचर विद माई स्टूडेंट मैं आई हूँ। तो ये जो है ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बिहार का जो पहला साम्राज्य, उसके जो शासक थे बिंबिसार, ठहरने का स्थान था। जब लोग ऊपर से नीचे तक आने जाने में थक जाते थे तो यहाँ पे ठहरते थे, जैसे यहाँ के गाइड ने बताया। जब राजगीर विश्व शांति स्तूप घूमने आते हैं तो वहाँ पे जनरली हम लोग सीधे वहाँ चले जाते हैं और इस जगह को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम चले जाते हैं वहाँ पे। और जबकि ये जो है ये मेन गिरकुट जो पर्वत है ये वो है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंसान को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और उसके बाद वो जो बना है विश्व शांति स्तूप, वो अभी बिल्कुल नया है, जहाँ ऊपर जाएंगे तो देखेंगे। गौतम बुद्ध को गिरकुट पर्वत बहुत प्रिय था। ये वर्षा ऋतु में यहीं पे अपने उपदेश दिया करते थे और ठहरते थे। और जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का उपासक था, तो उसने यहाँ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनवाई थी। लेकिन ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ये सरकार द्वारा बनाई गई और ये जो है ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं जो कि बिंबिसार ने बनवाया था। और वो जो सामने दिख रहा है वो नया विश्व शांति स्तूप है। और यहाँ पे ये गाइड हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बल्कि इंडियंस आप नहीं देखिएगा, जितने बौद्धिस्ट हैं वो अभी यहाँ पे श्रीलंका के ये सारे के सारे लोग जो आए हुए हैं और सारे एक यहाँ पे है। तो 2 नीचे वाला हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये लोग जो दूसरे देश के लोग आते हैं तो यहाँ पे वंदना करते हैं। आपके यहाँ पे हम अभी एस्कॉर्ट गाइड है। अच्छा, वहाँ भी आप जा सकते हैं। हाँ तो वहाँ अभी यहाँ से निकल के जाएंगे। यहाँ ऐसे कोई इंडियन आता नहीं है, यहाँ से बुद्धिस्ट लोग आता है। क्यों, मतलब तो उन लोग को पता ही नहीं है यहाँ के बारे में। और सोचिए बुद्धिस्ट को पता है हाँ। और इंडियंस को नहीं पता। आप नीचे देखे आएंगे अभी और क्लोज है। हाँ सब लोग उधर चले जा रहे थे, बहुत कम ही लोग इधर आ रहे थे। मुझे एक प्रोफेसर ने बताया कि आप ऊपर जाओ, तो मैं सोची कि मैं चलती हूँ ऊपर। पहले तो नॉर्मल आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, हाँ। सोने जैसा जो है वो क्या है, वो हाँ
वो जो लगा हुआ है, हाँ, वो सोने सोने का पानी पे वो परत चढ़ाया हुआ रहता है, वो है। तो ये लोग क्यों चिपकाते हैं इधर? वो अपना श्रद्धा है, पूजा है, अच्छा, तो वो थाईलैंड ये लोग सिर्फ चढ़ाते हैं। ठीक है फिर। और ये इसी को गृधकुट पर्वत बोलते हैं ना? गिजिकुट यही है। ठीक है, थैंक यू। गृधकुट मतलब गिद्धों का पर्वत। ये इसकी आकृति के कारण नाम पड़ा और यहीं पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी और बौद्ध शिक्षाओं का संकलन किया गया था। अभी मुझे एक दिल्ली के जामिया मिलिया के प्रोफेसर मिले। उन्होंने मुझे कहा कि आप शांति स्तूप जाने से पहले यहाँ आप चले जाइए। यहाँ 2 गुफा थी जहाँ पे इस बुद्ध के 4 शिष्य जो थे वो लोग यहाँ पे पूजा अर्चना किया करते थे। तो ये गृधकुट पर्वत है जहाँ पे कि अभी हमने देखा, और इससे नीचे 2 गुफाएं थी जहाँ पे वो लोग बैठ के पूजा अर्चना किया करते थे, ध्यान किया करते थे। तो उन प्रोफेसर की वजह से मैं यहाँ आई। और कहते हैं ना कि जो पर्सनैलिटी जितनी बड़ी होती है उसमें उतनी विनम्रता, उतना ही लोगों के प्रति सम्मान आता है। वो इतनी बड़ी हस्ती थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की मुझसे और मुझे बहुत अच्छे से बताया। और अब मैं इसके ऊपर अभी हमने देखा, और ये है यहाँ पे थाईलैंड के लोग ज़्यादा आते हैं, जो कुछ सोने जैसा कुछ रहता है उसको चढ़ाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। वो उनकी अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है। और मेरे पीछे ये विश्व शांति स्तूप जो जापानी वास्तुकला में निर्मित है, और ये इस स्तूप के चारों तरफ बुद्ध की 4 प्रतिमाएं लगी हैं जो जन्म, ज्ञान, उपदेश और निर्वाण को दर्शाती हैं। और ये नया रोपवे देख के मुझे ऐसा लग रहा था बिहार पर्यटन नीति 2023 जो आई थी, जिसकी अवधि 2028 तक है, उसका क्रियान्वयन बिहार सरकार बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के परिषद में मेरे विद्यालय कैमूर के बच्चे हैं ये, जो कि परिसर में उपस्थित। अब हम प्रवेश कर रहे हैं शिक्षा के सबसे प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में। ये जिस द्वार से हम लोग जा रहे हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय का कोई मुख्य द्वार नहीं है, बल्कि इसको काट के आने जाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अभी तक नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार मिला ही नहीं है। और यहाँ मैं बच्चों को बता रही हूँ कि जैसे ये क्या है, कौन समाधि है, कहाँ पे स्तूपा है, स्तूपा का क्या मतलब होता है, समाधि का क्या मतलब होता है, बहुत दूर नहीं फैला हुआ, ठीक है, छोटे मोटे पूरा इतने दूर है। तो ये सब इधर बैठ के वो बाकी है, पूरा देखा नहीं गया अभी तक, पूरी अभी तक खुदाई नहीं भी चल ही रही है। इस तरह अभी तक जितना मिला उतना हमारे सामने। इन महाशय ने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ बोलिए, तो मैं बता रही थी कि कैसे प्राचीन भारत में ये उच्च शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र था। यहाँ पे जो 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त ने प्रथम ने इनकी स्थापना की थी, और कैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा के ये महायान शाखा के साथ साथ अन्य धर्मों के और अन्य देश के छात्र भी यहाँ पे पढ़ने आते थे, और ये पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। देखिए आज किस तरह है, और जो अब आ रहे थे जैसे सपोर्ट किया हुआ था वो क्या नहीं हुआ, मतलब ये प्राचीन होने के बावजूद भी देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा वो है कि आज ये तरह बरकरार है। शिक्षा के बिहार में शिक्षा के प्राचीन केंद्र का हम लोग अवलोकन करवाते हुए, इसके बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे और बच्चों के साथ हम नालंदा विश्वविद्यालय में। यहाँ शुरू होता है खुशी के साथ साथ ऐसा भावुकता वाला पल जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे बेगूसराय वाले बच्चे मुझसे अचानक ही इस दिन मिल जाते हैं, और ये लोग देखते ही ऐसे कूद पड़े जैसे मैं बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बयां करने के लिए। ये सारे के सारे बच्चे हैं जिन्हें मैंने 1 साल अप्रॉक्स 1 से 1.5 साल मैं इनके साथ रही, लेकिन वो जो लगाव है ये पूरे जीवन भर के लिए ऐसा बन गया। और हम मिले, सर लोग मिले, सारे बच्चे सब, और हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट की जो शायद फिर कब बने या फिर से ना बने, लेकिन हाँ वो साथ वो बिताया हुआ समय ये हमेशा याद रहेगा। और ये चीज़ कैसे इनके और हमारे दिल में है ये आप हमारे गेट टुगेदर होने पे देख सकते हैं कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ कुछ पल, कुछ समय बिताया। और यहाँ पे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे आपको मैम पता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, आप भूले नहीं ना हमें, आप भूलिएगा नहीं ना। तो ये बच्चे ऐसे मुझसे पूछ रहे थे, और मैं इन्हें बता रही थी कि नहीं भाई मैं नहीं भूली, और मैं भूलूंगी भी नहीं। और यहाँ हम लोग निकल रहे हैं कि चलो, तो ये देखिए बच्चे भी। और ये जो मेरे साथ है, जो मेरा पैर छू रहा है, वो है अमन, जिसके साथ मैंने बहुत मस्ती की है। हम दोस्त की तरह रहे, भाई बहन की तरह रहे, मतलब हमने बहुत मस्ती की। और ये शमिता यहाँ भी मस्ती करी। और यहाँ मैं लास्ट टाइम अपने बेगूसराय वाले बच्चों को बाय बोल रही हूँ, और हम जा रहे हैं बस इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे, और इन लोग के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएँ, और ये अच्छे से पढ़े और बहुत बड़ा आदमी बने। उन्हें मेरा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। अब हम नालंदा के बाद आ चुके हैं पावापुरी। यहाँ पे ये जैन धर्म का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे 24वें जैन तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था।
इस तालाब को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब इनको निर्वाण प्राप्ति हुई तो यहाँ उनके चरण से संबंधित मिट्टी को ले जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई और लोग यहाँ से उनसे संबंधित मिट्टी को ले जाने के लिए लेके गए और इसके वजह से यहाँ पे गड्ढा हो गया। तो ये मतलब ऐसी मान्यता है, मतलब ऐसी पौराणिक कथा है। तो इस तरह ये सरोवर है और इसके बीच में पूरा, और ऐसा ही सेम वो सासाराम का शेरशाह का किला भी है जो अष्टकोणीय है और वो भी ऐसे पानी के बीच में बना हुआ है। और सेम ऐसे ये जैन धर्म से संबंधित 24वें जैन तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, तो उन्होंने यहाँ निर्वाण प्राप्ति की थी। तो इस स्थान पे ये बना हुआ है पावापुरी का जल मंदिर, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और आकर्षण का बहुत मुख्य केंद्र है क्योंकि ये जल के बीचों बीच है। मेरे सर में से बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मिट्टी पूरी की पूरी उठा के लेके गया और सरोवर बन गया। तो मैंने ये चीज़ पढ़ा, मतलब मैं ट्रैवलिंग करने से पहले मैंने उस चीज़ के बारे में, जगह के बारे में जाना। हालांकि हाँ, तो मतलब आस्था जगह जो भी बताया हुआ है, कहा हुआ है, तो उस अनुसार मैंने कहा। और ये आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा है। और अब जब मैं अपने ज़िले की तरफ जा रही थी तो गया कि उस भौगोलिक विशेषता को मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी, जिसे हम पढ़ा करते हैं कि कैसे ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और ये मैंने जब देखा तो मुझे एकदम यूनिक लगा, क्योंकि पहली बार मैंने ये इंसलबर्ग देखा था, जिसे मैंने पढ़ा था। कैसे जो कठोर चट्टानें होती हैं वो मजबूती बनाए रखती हैं और जो कोमल चट्टानें होती हैं वो अपरदन के कारण, हवा के अपरदन के कारण कट छट जाती हैं। तो ये है इंसलबर्ग, जिसे आप पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति कह सकते हैं। और यहाँ ये छोटी छोटी पहाड़ियों पे लिथोफाइटिक प्लांट्स देख सकते हैं जो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये झाड़ियाँ मैंने जहाँ तक पढ़ा है गया में प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनी, विष्णुपद, ये सब पहाड़ियाँ हैं। और ये अपने खनिज संसाधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वार्टर्स, नीस, ग्रेनाइट, ये सब चट्टानें पाई जाती हैं। इसके साथ ही और यहाँ ये हमने ली कुछ ग्रुप फोटोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।